एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। पहले क्लोरोक्वीन फेल हुई, फिर स्टेरॉइड फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी पर बैन लग गया, बुखार की कोई दवाई कोरोना पर काम नहीं कर रही, लाखों लोगों की मौत एलोपैथिक दवा खाने से हुई है। ये बयान कोरोना काल के बाद 1 मई 2021 को योग गुरु बाबा रामदेव ने दिया था और तब से ही उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज हालात ये हैं कि बाबा रामदेव हाथ जोड़े और सिर झुकाए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। उनके पुराने साथी आचार्य बालकृष्ण का भी यही हाल है। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों ही बड़े प्रतिष्ठित लोग इस हालात में पहुंचे कैसे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। योग गुरु बाबा रामदेव आजकल देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में गुनहगारों की तरह खड़े नजर आते हैं। आईएमए के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में वो बिना किसी शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि कोर्ट को अब उनकी माफी चाहिए ही नहीं। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पतंजलि के वकील बल्कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट का मानना था कि ये लोग लगातार कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच ने कहा कि पतंजलि को भ्रामक दावों वाले विज्ञापन तुरंत बंद करना चाहिए। साथ ही कहा था कि हर झूठे विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उस वक्त पतंजलि के वकील ने कोर्ट में आश्वासन दिया था कि अब ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन रामदेव और बालकृष्ण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, ब्लड कैंसर कंट्रोल ही नहीं क्योर करते हैं। अगर हम झूठे हैं तो हमें डेथ पेनाल्टी भी दें तो स्वीकार है। अपने इसी तरह के बड़बोले बयानों की वजह से आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण इस हाल में पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हाथ बांधे खड़े हैं। कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। लेकिन जस्टिस हिमा कोहली कहती हैं, आपकी माफी काफी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनजान बनने का बहाना नहीं कर सकते। अब आप हर तरह के परिणामों के लिए तैयार रहिए। अब हम पत्ते खोल रहे हैं। ये बात शीर्ष अदालत की बेंच ने 2 अप्रैल 2024 के दिन कही थी और इसके बाद दोनों को असली सुनवाई यानी 10 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए गए। अब 10 अप्रैल को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट को बाबा रामदेव की माफी मंजूर है या नहीं। और अगर रामदेव की माफी मंजूर नहीं की जाती तो कोर्ट उन्हें अवमानना का दोषी मानते हुए क्या सजा देती है, इस पर देश भर की नजर रहेगी। इन सब के बीच आज हम आपके लिए बाबा रामदेव से जुड़ी कुछ बेहद रोचक जानकारियां निकाल कर लाए हैं, जिनके बारे में शायद आप आज तक अनजान होंगे। बताया जाता है कि वो कई बार मौत को मात दे चुके हैं। साल 1965 से 1968 के बीच की बात है, जब हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैद अलीपुर गांव में रामनिवास यादव और गुलाबी देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया रामकिशन यादव। यही रामकिशन यादव आगे चलकर योग गुरु रामदेव बने। दावा है कि पैदाइश के समय रामकिशन के चेहरे पर कुछ गड़बड़ी थी। सही दवा न मिलने से उनके आधे चेहरे पर लकवा मार गया था। एक आंख भी छोटी हो गई थी। बचपन से ही उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा होता आया है जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। 2 साल की छोटी सी उम्र में रामकिशन एक छज्जे से सिर के बल नीचे गिर गए। माथे पर गहरी चोट आई, फिर भी बच गए। एक बार रामकिशन गांव के तालाब में कुछ दोस्तों के साथ नहा रहे थे, तभी गहरे पानी में डूबने लगे। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने तब उनकी जान बचाई। वो एक गरीब परिवार में जन्मे थे, लकवे जैसे गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, तब भी उनके पिता उन्हें पीटा करते थे। रामकिशन को ऐसी जिंदगी गंवारा नहीं थी, लिहाजा वो घर से भागकर 30 किलोमीटर दूर खानपुर के एक संस्कृत गुरुकुल में पहुंचे। यहाँ उन्हें कोई डिग्री तो नहीं मिली, लेकिन वेद पुराण, संस्कृत, योग, आयुर्वेद के बारे में बारीकी से ज्ञान मिला। गुरुकुल में उनकी एक आंख बंद होने की वजह से सहयोगी छात्र कहानियां कहकर उनका उपहास उड़ाते थे, लेकिन रामकिशन ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो अपने संकल्प पथ पर चलते रहे। खानपुर गुरुकुल से शिक्षा लेने के बाद वो कलवा गुरुकुल पहुंचे, जहां उनकी दोस्ती आचार्य बालकृष्ण से हुई, जो तब से उनका हमसाया बनकर साथ चल रहे हैं। कलवा में शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें एक शिक्षक ने नाम बदलने की सलाह दी और रामकिशन ने अपना नाम बदलकर रामदेव रख लिया। कलवा में पढ़ाई पूरी करने के बाद रामदेव ने किशनगढ़ में पढ़ाना शुरू कर दिया। वो अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि एक बार स्कूल में एक बच्चे ने चोरी कर ली।
ये बात जानकर रामदेव ने उन्हें बहुत पीटा, लेकिन बाद में उन्हें अपनी हरकत पर इतना पछतावा हुआ कि वहां से नौकरी छोड़कर हरिद्वार चले गए। रामदेव के दोस्त और साथी रहे बालकृष्ण ने उन्हें हरिद्वार में आचार्य करमवीर से मिलवाया। आचार्य ने वहां उन दोनों को अपने पास रखा और योग आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा दी। तीनों मिलकर हरिद्वार के जंगलों में आयुर्वेद कैंप, योग कैंप लगाने लगे और च्यवनप्राश बनाने लगे। तभी उन्हें एक परमानेंट ठिकाने की जरूरत महसूस हुई। उनकी ये जरूरत हरिद्वार के कनखल में स्वामी शंकर देव ने पूरी कर दी, जहां रामदेव ने जीवराज भाई पटेल जैसे कुछ लोगों से आर्थिक मदद लेकर साल 1995 में योग मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत की। कागजी कार्रवाई में रामदेव को ट्रस्ट का अध्यक्ष, स्वामी शंकर देव को संरक्षक, करमवीर को उपाध्यक्ष और बालकृष्ण को महामंत्री बनाया गया। उसी साल 9 अप्रैल के दिन रामदेव ने हरिद्वार में गंगा किनारे भगवा वस्त्र धारण किया और संन्यास ले लिया। इसके बाद वो स्वामी शंकर देव के उत्तराधिकारी बन गए। रामदेव योग में लग गए और बालकृष्ण आयुर्वेद में। इसी आश्रम में दिव्य फार्मेसी की शुरुआत हुई। रामदेव का वक्त बदला 21वीं सदी की शुरुआत में। सेलिब्रिटी एंकर ओपरा विनफ्रे से लेकर टाइम मैगजीन तक हर तरफ योग के चर्चे थे। लोग योग सीखना और करना चाहते थे, लेकिन एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की तलाश थी। इसी दौरान टीवी चैनल्स का टाइम पीक पर आया। रामदेव ने मौके पर चौका मारा और संस्कार चैनल पर 20 मिनट के कार्यक्रम के जरिए दुनिया को योग सिखाने लगे। इसके लिए वो खुद ही चैनल को पैसा दिया करते थे। ये शो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि इसी शो के जरिए उन्हें घर घर में पहचाना जाने लगा और वो इसी चैनल पर आगे चलकर लाइव शो करने लगे। साल 2004 में रामदेव की मुलाकात राजीव दीक्षित से हुई, जो कि एक वैज्ञानिक और प्रखर वक्ता थे। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। इस तरह राजीव रामदेव के पॉलिटिकल मेंटोर बन गए। रामदेव की उत्तराखंड के सीएम एनडी तिवारी और यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव से अच्छी बनने लगी। इसी दौरान रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की शुरुआत की और हरिद्वार में जमीनें खरीदी। कहा जाता है कि रामदेव किसी खास मकसद से राजनीति से नहीं जुड़े थे, बस उनकी महत्वाकांक्षाएं काफी बड़ी थीं। इसकी एक झलक साल 2010 में देखने को मिली, जब रामदेव ने राजीव दीक्षित के साथ भारत स्वामीनाथन आंदोलन की शुरुआत की। रामदेव ने कहा, ये आंदोलन एक राजनीतिक पार्टी बनेगा और सभी 543 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़ेगा। लेकिन उसी साल के नवंबर में राजीव दीक्षित की अचानक मौत से रामदेव का राजनीतिक सपना भी टूट गया। इसके बाद रामदेव साल 2011 में अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में कूद पड़े और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसी साल 4 जून के दिन रामलीला मैदान में उन्होंने अपना भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों के खिलाफ आधी रात को दिल्ली पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। रामदेव को महिलाओं के कपड़े पहनकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन गिरफ्तार कर लिए गए। जैसे ही बाहर आए तो मोदी के लिए प्रचार करने लगे। 2012 से लेकर 2014 के बीच दोनों ने मिलकर काले धन के खिलाफ खूब माहौल बनाया। दूसरी तरफ 2009 में ही रामदेव एफएमसीजी सेक्टर में कदम रख चुके थे। उनके इस कदम ने हिंदुस्तान, यूनिलीवर, नेस्ले और डाबर जैसी बड़ी कंपनीज की नींद उड़ा दी थी। रामदेव ने तब 50 प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत की थी, जिनकी गिनती अब 500 तक पहुंच चुकी है। बताया जाता है कि साल 2012 तक रामदेव की कंपनी का टर्नओवर 450 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2016 तक बढ़कर 5000 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब 4 साल में 11 गुना बढ़ोतरी। और साल 2023 तक आते आते ये टर्नओवर 31,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रामदेव को राजनीतिक दोस्ती का भरपूर फायदा मिला है, क्योंकि पीएम बनने के तुरंत बाद मोदी ने भी दोस्ती का कर्ज उतारा और योग से जुड़े चैरिटेबल ट्रस्ट की आय को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। 2017 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के सत्ता में आने के बाद राज्य सरकारों के साथ लैंड डील में पतंजलि को 336 करोड़ रुपए की रियायत दी गई। यूपीए सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन का केस रामदेव की कंपनी पर किया था, जिसे बीजेपी ने सरकार बनते ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, रामदेव के दोस्त बालकृष्ण के खिलाफ चल रहा मनी लॉन्ड्रिंग केस भी बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया। तो इसी तरह रामदेव ने भी कर्ज उतारा। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो खूब अभियान चलाया था, लेकिन मोदी सरकार आते ही झाग की तरह बैठ गए। तो दोस्तों, इसी तरह मोदी सरकार और रामदेव के बीच गिव एंड टेक का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और उनके दोस्त आचार्य बालकृष्ण की टेंशन बढ़ा दी है।
जिसमें उनके दोस्त मोदी भी कोई मदद नहीं कर सकते। 10 अप्रैल को पता चलेगा कि कोर्ट के फैसले में रामदेव पास होंगे या फेल। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।